क्या आप एक स्टूडेंट हैं? क्या आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं? क्या आप 6, 7, 8, 9, 10th, 11th या 12th में से किसी एक क्लास में पढ़ रहे हैं? क्या आपको साइंस और मैथ में दिक्कतें आती है? क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं? तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अभी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। लक्ष्य एकेडमी विद एसजे सर इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक की हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ आपको मिल रही है, वो भी बिल्कुल फ्री। क्लास 10 तक के आपको हर एक सब्जेक्ट मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। 11th और 12th में यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको साइंस के वीडियोज़ मिल जाएंगे और मैथ के भी वीडियोज़ मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दे रहा है आपको लक्ष्य एकेडमी विद एसजे सर, हमारा ये यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल फ्री तैयारी कर सकते हैं। एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रहा है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट बने हुए हैं, उसमें आप वीडियो को देखिए, एक एक करके सारे वीडियोज़ को देखिए। एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपकी तैयारी पूरी होगी। इसके साथ ही आप अगर 11th 12th में हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे IIT, मेडिकल, पैरामेडिकल, डेंटल एग्ज़ाम, नर्सेस की एग्ज़ाम, अगर आप इन सब में से किसी चीज़ों की भी तैयारी कर रहे हैं, ITI, पॉलिटेक्निक, इन सब एग्ज़ाम की भी तैयारी हमारे इस चैनल पर आपको कराया जाता है। रिकॉर्डेड वीडियोज़ तो आपको मिलेंगे ही, साथ ही लाइव क्लास भी आपको हमारे चैनल पर मिलता है। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो फ़ायदा आपका होगा। फ़ायदा क्या होगा? तो एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अच्छी तैयारी आपकी हो पाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री, वो भी घर बैठे बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो अब सोचना क्या है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में बेल बटन आएगा, उसको ज़रूर दबा देना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको एकदम समय पर मिल सके। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से हम और आप इस चैनल से जुड़ चुके हैं और इस चैनल पर अब आपकी तैयारी होगी बिल्कुल फ्री और बिल्कुल अच्छे और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, धन्यवाद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग RNA के बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। RNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है, RNA कितने तरह के होते हैं, RNA का कार्य क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग अच्छे से यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले RNA क्या है? RNA है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये एक न्यूक्लिक अम्ल है। और न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला मतलब उसमें क्या क्या होगा? तो उसमें फॉस्फेट होगा, फॉस्फोरिक अम्ल होगा, उसमें शर्करा होंगे और उसमें क्षार होंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि DNA के बारे में मैंने आपको बताया था कि DNA एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, उसी प्रकार RNA भी क्या है? RNA भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि DNA में 2 रज्जुक होते थे, लेकिन RNA में एक ही रज्जुक होते हैं। RNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, DNA डबल स्ट्रैंडेड होता था। DNA भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, RNA भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, लेकिन इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में अंतर है, डिफरेंस है। वो अंतर क्या है? तो देखो यहाँ पर वो अंतर ये है कि पहली बात तो एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक ही श्रृंखला है, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड है। दूसरी बात, RNA में जो शुगर पाए जाते हैं, जो शर्करा पाए जाते हैं, इस शर्करा को हम लोग बोलते हैं राइबोज। जो शर्करा होता है वो कौन सा होता है? राइबोज होता है। राइबोज शर्करा की क्या खासियत है? तो इसके दूसरे नंबर कार्बन पर OH समूह होता है, दूसरे नंबर कार्बन पर OH समूह होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए फॉस्फोरिक अम्ल को लेकर कोई अंतर नहीं है, ना DNA में ना RNA में, है ना। वही फॉस्फोरिक एसिड जो है वो RNA में भी पाया जाता है, वही फॉस्फोरिक एसिड DNA में ही पाया जाता है। राइबोज शुगर को लेकर फ़र्क है कि यहाँ राइबोज शर्करा पाया जाता है और वहाँ डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता था DNA के केस में। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शर्करा में अंतर ये है कि यहाँ पर 2' पर OH है और DNA में 2' पर क्या होता है? H होता है। इसके साथ ही इसमें क्षार होते हैं। क्षार की बात करें तो RNA में आपको एडेनिन मिलेगा, यूरासिल क्षार मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, गुआनिन मिलेगा। RNA में आपको कहीं भी थायमीन बेस नहीं मिलेगा। इस थायमीन की जगह आपको क्या मिलेगा? यूरासिल मिलेगा। समझ में आ गई बात?
तो देखो यहाँ पर मैंने ये सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है जिसमें फॉस्फेट है, शुगर है और बेस है। फॉस्फेट, शुगर, बेस, इस तरह से बहुत सारे फॉस्फेट, शुगर, बेस है जो आपस में जुड़े हुए हैं अलग अलग बॉन्ड से। और ये बॉन्ड कौन कौन से होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आरएनए एक रज्जुक राइबोपॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। एक रज्जुक एक ही स्ट्रैंड होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक ही श्रृंखला होती है और ये राइबोपॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। मतलब इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या है कि राइबोज शुगर प्रेजेंट है, राइबोज शर्करा मौजूद है। राइबोज शर्करा कहने का मतलब दूसरे नंबर पर OH समूह मौजूद है। क्लियर हो गया बात। अब चलिए, अब इसी को मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके अगर लिखूं तो फॉस्फेट शुगर बेस इस तरह से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है जहां फॉस्फेट से 5 प्राइम छूटता है और शुगर से 3 प्राइम छूटता है। इस 3 प्राइम से फिर फॉस्फेट आगे जुड़ेगा और इस 5 प्राइम से फिर शुगर आगे जुड़ेगा, ठीक है, जैसा डीएनए में होता था। लेकिन यहाँ पर ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, द्विरज्जुक नहीं है, तो यहाँ पर फिर से कोई दूसरा बेस नहीं आने वाला है, यानी बेस पेयरिंग नहीं होने वाली है। तो आरएनए में क्षार युग्मन नहीं होता है। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो डीएनए में होता था, पूरक क्षार युग्मन कि दो क्षार आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़कर क्या बनाते थे, एक बेस पेयर बनाते थे, एक क्षार युग्म बनाते थे। तो इसमें वो चीज़ संभव नहीं है क्योंकि इसमें एक ही स्ट्रैंड होता है, दो बेस कभी भी आमने सामने नहीं आ पाते हैं। आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है। अब इसको और शॉर्ट करें तो आप देख रहे हैं इस तरह से, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम और बीच में ये क्या है, ये बेस छूटा हुआ है। यहाँ पर बेस पेयरिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो आरएनए एक रज्जुक राइबोपॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। आरएनए में राइबोज शर्करा पाया जाता है, ठीक है। डीएनए में क्या पाया जाता था, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता था। आरएनए में जो क्षार मिलेंगे वो एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन मिलेंगे, यहाँ पर थायमिन नहीं मिलेगा। अब कह रहा है कि कुछ जीवों में द्विरज्जुक आरएनए भी पाया जाता है, मतलब कुछ ऐसे अपवाद हैं, कुछ ऐसे वायरस हैं जिनमें आरएनए जो है वो द्विरज्जुक होता है। मैं वायरस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी वायरस है, तो रियो वायरस, रोटा वायरस, फिजी डिजीज वायरस, ये सब जो वायरस है, इन वायरसों में डीएनए जो है आरएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड पाए जाते हैं। 2 स्ट्रैंड होता है, द्विरज्जुक होता है, वहाँ पर बेस पेयरिंग भी होती है, क्षार युग्मन भी होता है ना। तो ये सब अपवाद हैं, ये कुछ वायरस है जो अपवाद हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि इसी आरएनए का कुछ भाग, ये आरएनए है, इसी आरएनए का कुछ भाग क्या होता है, इस तरह से मुड़ जाता है, इस तरह से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है ना। तो ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, ये इस तरह से क्या हो गया, आपस में मुड़ गया। तो जब मुड़ गए ये, तो जो बेस है, जो क्षार है, वो आमने सामने आ गए, तो क्या हो गया, इनके बीच में बेस पेयरिंग हो गया, क्षार युग्मन हो गया। लेकिन यहाँ पर क्षार युग्मन नहीं हो पा रहा है, यानी कुछ भाग में क्षार युग्मन हो जाएगा, कुछ भाग जो है बिना क्षार युग्मन का ही रहेगा। ऐसा कब होता है, जब कभी कभी जो आरएनए है वो क्या हो जाए, फोल्ड कर जाए, मुड़ जाए। तो इस तरह से एक लूप बनाते हैं और कुछ भाग में बेस पेयरिंग हो जाता है, क्षार युग्मन हो जाता है, ठीक है। और कुछ भाग में क्षार युग्मन नहीं होता है, जो भाग क्या होगा, जो भाग इसके सामने नहीं आएगा इस तरह से। तो ऐसा कब होता है, तो आरएनए के कुछ प्रकार हैं, जैसे टीआरएनए है और आरआरएनए है, इनमें ऐसा देखा जाता है। 3 तरह के आरएनए होते हैं। एक आरएनए होता है एमआरएनए, जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इन आरएनए में कभी भी ये फोल्डिंग नहीं होता है, कभी भी क्षार युग्मन नहीं होता है, वो हमेशा क्या होते हैं, सीधे होते हैं। लेकिन टीआरएनए और आरआरएनए के केस में ये कभी कभी फोल्ड कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं और कुछ भाग में क्षार युग्मन कर लेते हैं। समझ में आ गई बात। तो अभी तक मैंने आपको आरएनए के बारे में क्या क्या बताया कि आरएनए जो है वो सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में राइबोज शर्करा पाए जाते हैं, फॉस्फेट वही होता है, फॉस्फोरिक अम्ल, और जो बेस होता है उसमें सिर्फ यूरासिल एक नया होता है, ठीक है। थायमिन की जगह यूरासिल होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर कि कुछ जीवों में आरएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड भी होते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन मैंने आपको बताया, कुछ खास तरह के वायरस। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि आरएनए का ही कुछ भाग आपस में मुड़कर क्षार युग्मन कर लेते हैं, ठीक है। सामान्यतः आरएनए में क्षार युग्मन नहीं होती है क्योंकि 2 क्षार सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ये एक ही स्ट्रैंड का है। लेकिन कभी कभी फोल्डिंग हो जाएगा तो क्षार युग्मन भी हो जाता है, जैसे कि टीआरएनए और आरआरएनए। समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए अब और कुछ और बातें हैं यहाँ पर कि कुछ आरएनए जो है आनुवांशिकता में विभाग लेते हैं ना। हम सभी जानते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ 2 तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए।
ऐसे जीव जिनमें सिर्फ डीएनए पाया जाता है, वहाँ आनुवांशिक पदार्थ के रूप में सिर्फ डीएनए ही काम करेगा। गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाने का काम किसके जिम्मेवारी में होगा? तो डीएनए के जिम्मेवारी में होगा। कभी कभी किसी जीव में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, तो उस केस में भी डीएनए ही क्या होगा? आनुवांशिक पदार्थ होगा। डीएनए ही क्या करेगा? गुणों को अगली पीढ़ी तक लेकर जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें सिर्फ आरएनए पाया जाता है, तो वैसे जीवों में ये जिम्मेदारी किसके पर होगी? तो वो जिम्मेदारी आरएनए के पास होगी। आरएनए गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाएगा। तो आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ का काम कर सकता है। तो कब कर सकता है? जब सिर्फ जीवों में क्या मौजूद हो? आरएनए ही मौजूद हो। समझ में आ गई? तो ऐसे आरएनए को हम लोग आनुवांशिक आरएनए कहते हैं, जेनेटिक आरएनए कहते हैं। समझ में आ गई? एक छोटी सी पॉइंट था जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। इसके अलावा आरएनए के कुछ कार्य, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी काम करता है। मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि जिसमें सिर्फ आरएनए मौजूद हो, तो उस केस में आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। लेकिन कुछ इसके अलावा भी कुछ कार्य होते हैं जो आरएनए करते हैं, जैसे प्रोटीन बनाने का कार्य। ठीक है, प्रोटीन बनाने का कार्य, दो कार्य बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। एक तो प्रोटीन बनाने का कार्य, दूसरा क्या करने का कार्य? तो दूसरा एंजाइम बनाने के कार्य। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम बायोकैटेलिस्ट होते हैं, है ना। सजीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को गति देते हैं, बल देते हैं। इन्हें हम लोग कैटेलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। तो कैटेलिस्ट एंजाइम के रूप में भी आरएनए काम करता है, बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट के रूप में भी काम करता है, और प्रोटीन बनाने के भी काम आता है। इन सब के अलावा दो पॉइंट मैंने आपको और बताया, एक आनुवांशिक आरएनए के बारे में और एक आरएनए के कार्य के बारे में। ठीक है, एक और चीज़, सामान्यतः ये जो आरएनए होते हैं ये कहाँ से बनते हैं? तो ये डीएनए से बनते हैं। ये आरएनए सामान्यतः कैसे बनते हैं? तो ये डीएनए से बनाए जाते हैं। डीएनए से अनुलेखन विधि द्वारा आरएनए का निर्माण होता है। तो ये एक छोटा सा, एक बड़ा सा टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो आप इसे जल्दी से नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद हम आगे चलते हैं इस वीडियो को लेकर। चलिए, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि सामान्यतः आरएनए का जो निर्माण होता है वो डीएनए से होता है। किस विधि से? अनुलेखन विधि द्वारा होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया और बार बार ये बात होती है कि डीएनए जो है, जो डीएनए है, इस डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। ठीक है, इस डीएनए से आरएनए बनता है। और आरएनए से क्या बनता है? आरएनए क्या बनाता है? आरएनए के पास संदेश होता है क्या बनाने का? तो प्रोटीन बनाने का। ठीक है, और यही प्रोटीन किस में बदल जाता है? तो एंजाइम में बदल जाता है। और यही एंजाइम जो है ये कैरेक्टर कंट्रोल करता है, गुणों को प्रदर्शित करता है कि कौन से जीव में कैसी कैरेक्टर आएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो संदेश होता है वो छिपा होता है इन सभी पदार्थों के अंदर। डीएनए से आरएनए बनती है, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, और एंजाइम से नए नए गुण दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है ना। डीएनए से डीएनए बनने की भी एक विधि होती है, जो डीएनए से डीएनए बनाता है, जिसे हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। और डीएनए से आरएनए बनाने की विधि को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, यानी अनुलेखन। ठीक है, अनुलेखन कहते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर जोर है वो किस बात पर है कि डीएनए से ही क्या होता है? ज़्यादातर आरएनए बनते हैं। किस तरह से बनते हैं ज़रा सा इसे देखिए। हम लोग एक लंबे प्रोसेस को देखेंगे, आगे चलेंगे इसी चैप्टर में। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि क्या होता है कि डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, 5 प्राइम और 3 प्राइम। 5 से 3 और 3 से 5, 5 से 3 और 3 से 5। और हम सभी जानते हैं कि इन पर क्या होता है कि बेस पेयर होते हैं, है ना। यहाँ पर जो है क्षार सजे होते हैं, क्षार एक क्रम में सजे होते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ थायमिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है। ठीक है, तो यहाँ एडेनिन है तो दूसरे स्टैंड पर क्या आएगा? यहाँ थायमिन आएगा। थायमिन है तो एडेनिन, साइटोसिन है तो गुआनिन, गुआनिन है तो साइटोसिन, गुआनिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो गुआनिन, और एडेनिन है तो थायमिन। ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की। एडेनिन के सामने हमेशा थायमिन ही आता है और साइटोसिन के सामने हमेशा गुआनिन ही आता है। अब देखिए यहाँ पर 2 प्राइम है, 5 से 3 और 3 से प्राइम, 3 से 5 प्राइम। तो इस केस में जो एक स्ट्रैंड होगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, कोडिंग रज्जु। एक टेम्पलेट रज्जु और एक कोडिंग रज्जु कहलाता है। इस दोनों में क्या फ़र्क है? जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है ना, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, उसी टेम्पलेट स्ट्रैंड की मदद से ही क्या होता है? आरएनए का निर्माण होता है।
कोडिंग स्ट्रैंड से आरएनए का निर्माण नहीं होता है। कोडिंग स्ट्रैंड का आरएनए से कोई लेना देना नहीं है। किससे है? टेम्पलेट स्ट्रैंड से है। तो दो स्ट्रैंड में से कोई एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेगा, यानी आरएनए बनाने के कार्य करेंगे। किस तरह से? तो ज़रा देखिए, ये अगर 5 से 3 प्राइम अगर हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो जो हमारा आरएनए बनेगा वो 3 से 5 प्राइम वाला बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और क्या होगा? तो यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कुछ बातें आएंगी। यहाँ एडेनिन है तो यहाँ क्या आएगा? थायमिन नहीं आएगा, याद रखिएगा। थायमिन के जगह यूरासिल आएगा आरएनए के केस में, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं हम? ये आरएनए बना रहे हैं, तो एडेनिन से यूरासिल बनेगा। थायमिन के जगह पर एडेनिन आएगा, साइटोसिन के जगह गुआनिन आएगा, गुआनिन के जगह साइटोसिन, और गुआनिन के जगह फिर से साइटोसिन, साइटोसिन के जगह गुआनिन, और एडेनिन के जगह यूरासिल आएगा। तो ये क्या बन गया? ये हमारा एक आरएनए बन गया, जिसे हम लोग एमआरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग एमआरएनए कहते हैं। इसी एमआरएनए के पास क्या होता है? संदेश होता है पॉलीपेप्टाइड बनाने का, यानी प्रोटीन बनाने के संदेश छुपे होते हैं। किस तरह से? तो देखिए यहाँ पर 3 लगातार बेस क्षार मिलकर कोडोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोडोन। एक कोडोन। 3 क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? एक कोडोन बनाते हैं। ये एक कोडोन हो गया, ये एक कोडोन हो गया। और इस कोडोन में क्या होता है? संदेश होता है। किस चीज़ का संदेश होता है? तो एमिनो अम्ल बुलाने का संदेश होता है। एमिनो एसिड बनाने का बुलाने का संदेश होता है। हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन बनता कैसे है। प्रोटीन है क्या? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड कहने का मतलब बहुत सारे अमीनो अम्ल क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। किस चीज़ से? तो पेप्टाइड बॉन्ड से। इसे क्या बोलते हैं हम? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो अगर प्रोटीन की एक श्रृंखला है तो बहुत सारे अमीनो अम्ल किससे जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो यहाँ एक से अधिक बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड आएंगे। इसीलिए प्रोटीन की श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि डीएनए से आरएनए बन रहा है। और कौन आरएनए? इस आरएनए को मैसेंजर आरएनए कहते हैं, एमआरएनए कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैसेज है, कोडोन उपस्थित हैं जो किसी खास अमीनो अम्ल को बुलाते हैं, जो किसी खास अमीनो अम्ल को बुलाते हैं। और यही अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, यानी प्रोटीन बनता है। तो इस एमआरएनए के पास संदेश होता है पॉलीपेप्टाइड बनाने का, प्रोटीन बनाने का। तो इस दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेगा। तो देखिए, इस 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहे हैं, पूरक दिख रहे हैं। और ये वाला जो स्ट्रैंड है ये बिल्कुल इसके समान दिख रहा है। ऐसे आप समझिए, 3 से प्राइम ये भी है, 3 से 5 प्राइम, और 3 प्राइम से 5 प्राइम ये भी है। तो इन दोनों ये दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं? बिल्कुल समान दिखते हैं। कुछ अंतर नज़र आ सकती है। अंतर क्या? तो एडेनिन की जगह यूरासिल हो सकता है। तो यहाँ पर थायमिन है तो यहाँ पर थायमिन की जगह यूरासिल है। यहाँ एडेनिन है तो यहाँ भी एडेनिन, गुआनिन गुआनिन, साइटोसिन साइटोसिन, साइटोसिन साइटोसिन, गुआनिन गुआनिन, और थायमिन की जगह यहाँ पर यूरासिल है। नहीं तो लगभग क्या होता है? ये दोनों स्ट्रैंड सेम होते हैं। यानी कोडिंग स्ट्रैंड और मैसेंजर आरएनए जो है ये बिल्कुल कैसे दिखते हैं? सेम दिखते हैं। किस मतलब किस आधार पर? तो बेस सीक्वेंस के आधार पर, क्षार के क्रम के आधार पर। और टेम्पलेट स्ट्रैंड के ये कॉम्प्लीमेंट्री दिखते हैं। देख रहे हैं आप, एडेनिन है, यूरासिल, थायमिन है, एडेनिन। तो इन सब बातों को अभी मैं छोड़ता हूँ। बातें जो हो रही है वो ये हो रही है कि सामान्यतः आरएनए का निर्माण किससे होता है? डीएनए से होता है। और इस विधि को क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। इसी विधि को क्या कहते हैं हम लोग? अनुलेखन विधि कहते हैं। तो हमारा जो यहाँ आरएनए बना, तो यहाँ पर ये आरएनए कौन सा है? ये मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 3 तरह के आरएनए होती है। हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 तरह की आरएनए होती है। ये सभी आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? तो इन सभी आरएनए का निर्माण कोशिका के केंद्रक में होता है, ठीक है ना। ये कोशिका है और ये केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर ही क्या होता है कि आरएनए का निर्माण होता है। और बाद में ये कोशिका के केंद्रक से निकलकर कहाँ पर आ जाते हैं? तो इस साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं, ठीक है। तो अधिकतर जो आरएनए आपको देखने को मिलेगा इस कोशिका द्रव्य के अंदर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आरएनए के कितने प्रकार? तो आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। आरएनए के कितने प्रकार होते हैं? तो मैं यहाँ पर जरा सा लिखता हूँ कि आरएनए के 3 प्रकार होते हैं।
तो तीनों प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, उसके कार्य को भी देखेंगे। एक को बोलते हैं हम लोग mRNA, जो अभी हमने यहाँ पर बनाकर आपको दिखाया, या इसी को दूत RNA भी कहते हैं, इसी को दूत RNA भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। एक होता है tRNA, एक होता है हमारा tRNA, ट्रांसफ़र RNA, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसी को हम लोग अंतरण RNA बोलते हैं, इसी को अंतरण RNA भी बोलते हैं, या इसी को snRNA भी बोला जाता है कभी कभी। ठीक है, snRNA का मतलब होता है सोल्यूबल RNA, मतलब ये घुलनशील होते हैं, तो अच्छे तरीके से घुल जाते हैं कि इस RNA को अलग करना बड़ा मुश्किल होता है, न्यूक्लियस से निकाल पाना, अपने से खुद से निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और उसके बाद एक RNA होता है जिसको हम लोग rRNA कहते हैं, राइबोसोमल RNA। rRNA का मतलब क्या है यहाँ पर, राइबोसोमल RNA। तो राइबोसोमल RNA इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, राइबोसोमल RNA कहते हैं। तो एक एक करके हम इन तीनों RNA को देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर mRNA की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, mRNA की। तो mRNA के बारे में बहुत सारा चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताया है अभी, उन सब चीज़ों को भी इसमें ऐड करते चले जाएंगे तो हमारा mRNA के बारे में कंप्लीट स्टडी हो जाएगा। ठीक है, तो mRNA को हम क्या कहते हैं, मैसेंजर RNA कहते हैं। ठीक है, इसकी जो मात्रा होती है 2 से 5%, 2 से 5% mRNA, जितने भी RNA हैं उसका 2 से 5% mRNA आपको देखने को मिलेगा। जितने भी RNA हैं इन तीनों में सबसे कम जो है वो mRNA ही पाया जाता है, 2 से 5% ये पाए जाते हैं। उसके बाद ये जो है, जो mRNA की जो न्यूक्लियोटाइड के क्षार क्रम होते हैं वो प्रोटीन उससे पहले ये है कि ये बहुत ही लंबा होता है, सबसे लंबा होता है ये। ठीक है, सबसे लंबा mRNA सबसे लंबा RNA होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि mRNA को संदेश या दूत RNA क्यों कहते हैं, क्योंकि mRNA के न्यूक्लियोटाइड, ये देखिए mRNA की ये न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, तो mRNA के न्यूक्लियोटाइड के क्षार क्रम में, ये क्षार के क्रम है, एक लाइन से क्षार सजे हुए हैं, इनके क्रम में क्या होता है, प्रोटीन श्रृंखला बनाने की संदेश होती है, प्रोटीन श्रृंखला बनाने की संदेश होती है या निर्देश होता है, जिसे हम लोग आनुवांशिक कूट भी बोलते हैं, जेनेटिक कोड भी बोलते हैं। तो क्या आप समझ पाए इस पॉइंट से, ये समझ पाए कि RNA पर 3-3 क्षार के क्रम होते हैं, 3-3 क्षार के क्रम होते हैं, यानी कोडोन होते हैं। mRNA पर बहुत सारे क्या होते हैं, कोडोन होते हैं, और हर एक कोडोन एक अमीनो अम्ल को बुलाते हैं, एक कोडोन एक अमीनो अम्ल को बुलाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि mRNA पर लगातार 3 क्षार के क्रम जो कोडोन कहलाते हैं, इन पर संदेश होता है किसी खास अमीनो अम्ल को बुलाने का, यानी क्या बनाने का, पॉलीपेप्टाइड बनाने का, यानी प्रोटीन की श्रृंखला बनाने का। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको mRNA बोलते हैं, यानी मैसेंजर RNA यानी दूत RNA बोलते हैं। तो इनके कार्य क्या आपको समझ में आया, इनका कार्य क्या हुआ, इनका कार्य हुआ पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला बनाने में, प्रोटीन की श्रृंखला बनाने में इनके पास क्या होता है, इनके पास संदेश होता है। वो संदेश किस रूप में होता है, तो कोडोन के रूप में होता है। ठीक है ना, तो एक आनुवांशिक कूट एक अमीनो अम्ल को निर्देशित करता है, एक आनुवांशिक कूट यानी एक जो यहाँ पर कूट है 3 क्षार का, ये किसी एक अमीनो अम्ल को बुलाएगा। ये दूसरा जो 3 क्षार का क्रम है ये भी किसी दूसरे अमीनो अम्ल को बुलाएगा। अगर ये A1 है तो ये A2 हो सकता है, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे किससे, तो पेप्टाइड बॉन्ड से। तो समझ में आ गया कि mRNA का कार्य क्या है। mRNA का कार्य है पॉलीपेप्टाइड बनाने का। mRNA पर कोडोन होते हैं जो किसी खास अमीनो अम्ल को बुलाते हैं, और फिर इस तरह से एक लंबी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला बन जाती है। तो ये mRNA के क्या हो गए, कार्य हो गए। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया कि DNA से RNA कैसे बनता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में आपने थोड़ा सा जाना कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होता है मैसेंजर RNA का पॉलीपेप्टाइड, और कोडिंग स्ट्रैंड का क्या होता है, कोडिंग स्ट्रैंड का सेम होता है ना, लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं। सिर्फ अंतर ये होता है कि थायमिन की जगह यूरासिल होता है। तो ये दोनों स्ट्रैंड DNA के हुए, ये नया स्ट्रैंड बना RNA का। कौन सा RNA है, ये mRNA है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या बन गया, mRNA बन गया, और mRNA का यही कार्य है पॉलीपेप्टाइड बनाने का। ठीक है, चलिए
अब देखिए, जब प्रोटीन बनाने का जो समय होता है, प्रोटीन जब कहाँ बनता है, तो प्रोटीन बनता है राइबोसोम पर। याद रख लीजिएगा, राइबोसोम है ना। कोशिका में एक सेल ऑर्गेनेल होती है जिसको राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम में 2 यूनिट होता है, एक छोटा वाला यूनिट होता है और एक इस तरह से बड़ा वाला यूनिट होता है। इसको बोलते हैं हम लोग छोटा यूनिट और इसको हम लोग बोलते हैं बड़ा यूनिट। तो जब प्रोटीन बनने का समय आता है, प्रोटीन बनता कहाँ है, तो इसी राइबोसोम पर बनता है। तो जब प्रोटीन बनने का समय आता है तो ये mRNA किससे जाकर जुड़ जाते हैं, तो ये जाकर जुड़ जाते हैं स्मॉलर राइबोसोम से। राइबोसोम के छोटे यूनिट से जुड़ जाएगा, कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से ये जुड़ जाएगा 5 प्राइम और 3 प्राइम। प्रोटीन बनाने के वक्त ये mRNA राइबोसोम के छोटे यूनिट से जाकर जुड़ जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये एक पॉइंट आप बिल्कुल याद रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, 2 तरह की कोशिका होती है, ठीक है ना। एक कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक और एक कोशिका होती है यूकैरियोटिक। 2 तरह की कोशिका होती है, 2 तरह के जीव होते हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में खास करके बैक्टीरिया की बात होती है और यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो अलग, बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जो जीव हैं वो ज़्यादातर यूकैरियोटिक ही होते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि प्रोकैरियोटिक का जो केंद्रक होता है और यूकैरियोटिक के जो केंद्रक होते हैं, इनमें अंतर होता है, ठीक है ना। तो एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। अब देखिए, यूकैरियोटिक में mRNA में कुछ खास गुण दिखते हैं। यूकैरियोटिक के mRNA में कुछ खास गुण दिखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक के mRNA में ऐसा क्या गुण है। तो चलिए चलते हैं आगे। 2 तरह की प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होता है कि DNA से अनुलेखन के बाद तुरंत क्या होता है कि mRNA बन जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। लेकिन यूकैरियोटिक की बात करें, सुकेंद्रकी में बात करें अगर हम, तो इस केस में क्या होता है कि ये एक DNA है, यूकैरियोटिक DNA है, सुकेंद्रकियों का DNA है। अनुलेखन विधि होती है तो तुरंत mRNA नहीं बनता है। क्या बनता है? hnRNA बनता है। पहले क्या बनता है? hnRNA बनता है, ठीक है। अब hnRNA और mRNA में क्या अंतर होता है, ज़रा सा देख लीजिए। विषमांगी केंद्रीय RNA, इसको हम लोग बोलते हैं विषमांगी केंद्रीय RNA, ठीक है। हेट्रोन्यूक्लियर RNA इसको कहते हैं। तो DNA से अनुलेखन विधि के बाद क्या हो गया कि तुरंत क्या बना कि hnRNA बना, mRNA नहीं बना। hnRNA में क्या है और mRNA में क्या है, इसको देखते हैं। देखिए, hnRNA के केस में हम क्या देखते हैं कि जो जीन होता है, जो hnRNA होते हैं ना, वो अंतरापित जीन होते हैं। उसमें अंतरापित जीन यानी इंटरप्टेड जीन होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 चीज़ पाए जा रहे हैं। एक भाग ये है, एक छोटा सा भाग ये है, फिर एक भाग ये है, फिर एक छोटा सा भाग ये है, फिर एक भाग ये है, इस तरह से। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक एक्सोन होता है, फिर एक इंट्रॉन, फिर एक एक्सोन होता है, फिर एक इंट्रॉन होता है ना। जैसे देखिए, ये क्या है? ये एक्सोन है, ये क्या है? इंट्रॉन है। ये एक्सोन है, ये क्या है? ये क्या है? इंट्रॉन है। फिर ये क्या है? एक्सोन है, फिर आगे क्या आएगा? इंट्रॉन आएगा। इस तरह से अल्टरनेटिव तरीके से क्या होता है कि hnRNA पर एक्सोन इंट्रॉन इस तरह से सजे होते हैं। तो इसे हम लोग अंतरापित जीन बोलते हैं, इंटरप्टेड जीन बोलते हैं। अब देखिए, एक्सोन क्या है, इंट्रॉन क्या है? एक्सोन और इंट्रॉन, देखिए, इंट्रॉन वो भाग है hnRNA का, यानी RNA का वो भाग है इंट्रॉन, जो किसी भी अमीनो अम्ल को नहीं बुलाएगा। मतलब ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोडिंग नहीं करता है, ये फालतू चीज़ है। इंट्रॉन जो है वो फालतू चीज़ है, ठीक है। जहाँ भी इंट्रॉन है वो फालतू चीज़ है। जो काम का चीज़ है, जो कोडिंग चीज़ है, जिससे क्या होगा, कोई अमीनो अम्ल आएगा जिस पर कोई क्षार क्रम होगा, कोडोन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन। इंट्रॉन को हिंदी में अव्यक्तक और एक्सोन को हम लोग हिंदी में व्यक्तक बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? इंट्रॉन क्या होता है, एक्सोन क्या होता है। एक्सोन वो पार्ट होते हैं जिस पर किसी एमिनो अम्ल को बुलाने का संदेश होता है, कोडोन होता है, और इंट्रॉन वो भाग होते हैं जिस पर कोई मैसेज नहीं होता है, ये फालतू की चीज़ होती है। तो यूकैरियोटिक में DNA के बाद hnRNA बन जाता है, जिसमें ये फालतू की चीज़ें पड़ी होती हैं, इंट्रॉन, ठीक है। यानी यहाँ पर जो जीन है, ये जो जीन है जो अमीनो अम्ल को बुला रहे हैं, वो एक जीन है।
ये एक जीन है, ये एक जीन है जो अमीनो अम्ल को बुला रहे हैं, यानी जिनके पास मैसेज है वो एक जीन की तरह कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो जीन है वो कैसे जीन हो गए, वो अंतरापित जीन हो गए, इंटरप्टेड जीन हो गए, इसमें फालतू चीज़ आ गया है, इंट्रॉन आ गया है। तो अब क्या करना है कि इस इंट्रॉन को हर एक जगह से निकालना है, इस इंट्रॉन को हर एक जगह से निकालना है और फिर यहाँ पर इसको क्या करना है, आपस में जुड़ जाना है। इंट्रॉन को निकालना है और यहाँ पर आपस में फिर सबको जुड़ जाना है। तो क्या होगा यहाँ पर कि जितने भी इंट्रॉन हैं, अवयक्तिक हैं, फालतू चीज़ है, उसको यहाँ से काट काट कर निकाल दिया जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग, संबंधन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, संबंधन कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोसेस चलेगा जिसको हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंज कहते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंज, अनुलेखन के बाद आरएनए में होने वाले बदलाव। तो यहाँ पर स्प्लाइसिंग होगा, इंट्रॉन यहाँ से हट जाएंगे और एक और चीज़ होगा, एक और चीज़ होगा। क्या होगा यहाँ पर, तो आच्छादन होगा और पुच्छन होगा। आच्छादन क्या है, आच्छादन है कि आरएनए का 5 प्राइम की तरफ क्या होगा, एक टोपी लग जाएगा इस तरह से, इसको बोलते हैं कैपिंग, है ना। और इसके 3 प्राइम की तरफ, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम की तरफ क्या होगा कि एक टेल की तरह एक यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड लग जाएंगे, कुछ क्षार जो है वो 3 प्राइम पर लग जाएंगे और कुछ 5 प्राइम की तरफ लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं आच्छादन और इसको कहते हैं पुच्छन। तो ये दो चीज़ हो रही है, एक स्प्लाइसिंग हो रहा है, संबंधन, जिसमें इंट्रॉन को काटकर हटाया जा रहा है और एक्सोन को जोड़ा जा रहा है, और एक क्या हो रहा है, 5 प्राइम की तरफ कैपिंग हो रहा है और 3 प्राइम की तरफ टेलिंग हो रहा है। तो यहाँ से कंप्लीट mRNA तैयार हो रहा है। अब इस mRNA में हमें सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ एक्सोन देखने को मिलेगा, इसमें इंट्रॉन नहीं होगा इसमें। तो यहाँ यूकैरियोटिकों में यानी सुकेंद्रकों में क्या होता है कि डीएनए से पहले क्या होता है, एचएनआरएनए बनता है, एचएनआरएनए से फिर क्या होता है, एमआरएनए बनता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में डीएनए से डायरेक्ट क्या बन जाता है, एमआरएनए बन जाता है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो यहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड कौन काम कर रहा है बताइए, यहाँ पर 3 प्राइम से 3 से 5 प्राइम जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड का काम कर रहा है, तब नहीं ये 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला आरएनए बना है। समझ रहे हैं आप। चलिए, तो यूकैरियोटिकों में मैसेंजर आरएनए में इस तरह की क्या होती है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कुछ जटिलता होती है। तो समझ में आ गया आपको। तो मैंने आपको हर एक चीज़ बता दिया किसके बारे में, तो mRNA के बारे में, यानी मैसेंजर आरएनए के बारे में। अब चलिए हम आगे चलकर पढ़ते हैं tRNA के बारे में और rRNA के बारे में। ठीक है, चलिए अब चलिए बात करते हैं अंतरण आरएनए के बारे में, यानी tRNA के बारे में। ठीक है, इसे हम लोग अनुकूलन अणु यानी ट्रांसफर मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। 10 से 15% आरएनए जो है वो अंतरण आरएनए होता है, जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, कोशिका द्रव में। इसकी लंबाई मैसेंजर आरएनए से कम होती है, लेकिन rRNA से ज़्यादा होती है। अब देखिए इसकी खास विशेषता क्या है। tRNA की जो खास विशेषता है वो ये है कि tRNA पर क्या पाया जाता है, एंटीकोडोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीकोडोन। आप बोलेंगे कि सर ये एंटीकोडोन क्या होता है, तो एंटीकोडोन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग प्रतिप्रकूट बोलते हैं, प्रतिप्रकूट एंटीकोडोन। अब देखिए एंटीकोडोन और कोडोन, कोडोन कहाँ होता है, mRNA पर, है ना। दूत आरएनए पर कोडोन होता है, दूत आरएनए पर कोडोन होता है, और tRNA पर प्रतिप्रकूट होता है। कोडोन को हम लोग कूट बोलते हैं, कोडोन को कूट बोलते हैं। ठीक है, तो दूत आरएनए पर क्या होता है, कूट होता है, और प्रतिप्रकूट किस पर होता है, tRNA पर होता है। अब इस दोनों में अंतर और समानता को समझिए। देखिए ये मान कर चलिए क्या है, mRNA, 5 से 3 समझ कर चलिए कि ये क्या है, हमारा mRNA है। ठीक है, तो mRNA पर क्या है कि mRNA पर 3 बेस मानकर चलिए, एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन है। ये एक क्या है, कोडोन, ये एक कोडोन है, ये एक कोडोन है। अब सपोज करिए कि एक tRNA आया, ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, ये 5 से 3 है, तो ये 3 से 5 है, ये 5 से 3 है, तो ये 3 से 5 है। अब देखिए इस पर भी, इस tRNA पर भी क्या है, 3 क्षार के क्रम है, लगातार 3 क्षार के क्रम है। क्या है इस पर, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थायमिन है, यूरासिल है, सॉरी, यहाँ पर क्या है, एडेनिन है, यहाँ पर साइटोसिन है। अब ज़रा सा देखिए इस चीज़ को आप,
ये कोडोन है और ये क्या चीज़ है, ये 3 क्षार जो मिलकर बने हुए ये क्या चीज़ है, ये एंटी कोडोन है, प्रति प्रकूट है, एंटी कोडोन। ये कोडोन, ये एंटी कोडोन। अब देखिए हो क्या रहा है, इस बात को ज़रा सा समझिएगा हो क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो एंटी कोडोन और कोडोन में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है और क्या समानता है। तो देखिए ये तीनों ही जो है 3 क्षार से मिलकर बनता है। एक ये एक कोडोन, ये एक एंटी कोडोन, तीनों ही जो हैं वो एक किससे मिलकर बने हुए हैं, एक कोडोन से और ये एक एंटी कोडोन से। कोडोन और एंटी कोडोन में क्या अंतर है, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और प्रति समानांतर होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब पूरक होते हैं। कहने का मतलब यहाँ एडेनिन है तो टीआरएनए पर, यहाँ कोडोन में एक एडेनिन है तो यहाँ पर एंटी कोडोन में एक यूरासिल होगा। यहाँ यूरासिल है तो यहाँ एडेनिन, यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन। यानी ये आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। ये आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। ये आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे, यानी कि बेस पेयरिंग कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री है तो आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये एंटी कोडोन क्या है, तो एंटी कोडोन मैंने आपको बताया जैसे यूएसी है, तो ये एंटी कोडोन कोई एक एंटी कोडोन है, ये किसी खास तरह के अमीनो अम्ल को बुलाएगा, किसी खास तरह के अमीनो अम्ल को ये लेकर आएगा, अमीनो अम्ल को लेकर आएगा, किसी खास तरह के अमीनो अम्ल को लेकर आएगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर क्या होगा, ये किसी खास अमीनो अम्ल को पकड़ करके लाएगा, ठीक है ना। अमीनो अम्ल को पकड़ करके लाएगा, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से, कोशिका द्रव से ये क्या करेगा, अमीनो अम्ल को पकड़ के लाएगा। तो ट्रांसफ़र आरएनए का कार्य क्या हुआ, ट्रांसफ़र आरएनए का कार्य है कि ट्रांसफ़र आरएनए पर एंटी कोडोन है, 3 क्षार का लगातार क्रम है और यही क्या करता है, यही पहचानता है किसको, अमीनो अम्ल को। जैसे यूएसी ने पहचाना कि हमें A1, हमें ये हमारा ये है, मतलब मेरा कौन सा अमीनो अम्ल है, मेरा A1 वाला अमीनो अम्ल है, तो ये A1 वाले अमीनो अम्ल को ले जाएगा साइटोप्लाज्म से पकड़ के, कहाँ ले जाएगा, mRNA के पास ले जाएगा और खुद क्या होगा, आप इससे कम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक दूसरे से क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो जुड़ गया, अपने साथ क्या हो गया, यहाँ पर लेकर आ गया अमीनो अम्ल को, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री है ये, कोडोन और एंटी कोडोन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। और साथ ही क्या है यहाँ पर कि ये दोनों क्या चीज़ है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, प्रति समानांतर हैं। अगर ये 5 से 3 है तो ये 3 से 5 वाला टीआरएनए यहाँ पर गया हुआ है। अब एक और लेकर चलिए, मान के यहाँ पर ग्वानिन है, यहाँ यूरासिल है, यहाँ एडेनिन है, ये एक दूसरा कोडोन है, ये एक दूसरा कोडोन है। तो यहाँ पर एक दूसरा क्या आएगा, टीआरएनए आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, एक दूसरा टीआरएनए आएगा, ठीक है। ये 3 से 5 प्राइम वाला, ये 5 से 3 है तो ये 3 से 5 प्राइम वाला। और इस पर भी क्या होगा, एंटी कोडोन होगा, मतलब इस पर भी मैसेज होगा, 3 लगातार क्षार का क्रम होगा। तो ग्वानिन का साइटोसिन, यूरासिल का एडेनिन और एडेनिन का यूरासिल, और ये आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर ये क्या लेकर आ रहा है, टीआरएनए, तो साइटोप्लाज्म से, कोशिका द्रव से एक दूसरे अमीनो अम्ल को लेकर आ रहा है और बाद में ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। किस बॉन्ड से, तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। समझ में आ गई बात यहाँ पर। तो टीआरएनए का कार्य क्या हुआ, टीआरएनए का कार्य है कि प्रोटीन संश्लेषण के समय, प्रोटीन बनाने के समय, देख रहे हैं आप अमीनो अम्ल जुड़कर प्रोटीन बन रहा है, तो प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल से ये क्या लेकर आता है, साइटोप्लाज्म से क्या लेकर आता है, अमीनो अम्ल लेकर आता है। कहाँ पर लेकर जाता है, तो मैसेंजर आरएनए, दूत आरएनए के पास लेकर जाता है। मतलब कहाँ पर, मतलब राइबोसोम पर लेकर के जाता है। समझ में आ गई। तो ये कहाँ लेकर जाता है, तो ये लार्जर सब यूनिट पर, है ना। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर mRNA है 5 से 3, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे tRNA है ना। एक tRNA यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कोडोन है और यहाँ पर एंटी कोडोन है। उसी तरह यहाँ पर एक कोडोन है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर एक कोडोन है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये सबके पास क्या है, प्रोटीन है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर mRNA राइबोसोम के छोटे यूनिट से जाकर जुड़ता है प्रोटीन संश्लेषण के समय, और tRNA राइबोसोम के बड़े यूनिट से जाकर जुड़ता है प्रोटीन संश्लेषण के समय। tRNA साइटोप्लाज्म से अमीनो अम्ल लेकर आता है, ठीक है।
टीआरएनए पर जो एंटी कोडन होता है वो कोडन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है और एंटी पैरेलल होता है, पूरक होते हैं। और एंटी पैरेलल कहने का मतलब ये 5 से 3 है, तो ये 3 से 5 वाला है, 3 से 5 वाला है, 3 से 5 वाला है। समझ में आ गई बात। एंटी पैरेलल कहने का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर mRNA पर UAC है तो टीआरएनए पर भी UAC नहीं होगा। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। mRNA पर यदि UAC है तो टीआरएनए पर AUG ये होगा। समझ में आ गई। तो ट्रांसफ़र आरएनए का यही काम है। अब देखिए, प्रत्येक विशिष्ट अंतरण आरएनए प्रत्येक अमीनो अम्ल को लाता है, मतलब हर एक अमीनो एसिड के लिए टीआरएनए अलग होता है, स्पेशल टीआरएनए होता है। अगर ये टीआरएनए क्या कर रहा है, मान के टायरोसिन अमीनो अम्ल को लेकर आ रहा है, तो ये टायरोसिन अमीनो अम्ल को ही लेकर आएगा हमेशा, ये सीरीन अमीनो अम्ल को लेकर नहीं आएगा। मतलब हर एक अमीनो अम्ल को लाने के लिए अलग अलग विशिष्ट प्रकार के क्या होते हैं, टीआरएनए होते हैं, यानी अंतरण आरएनए होता है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब चलते हैं थोड़ा सा हम टीआरएनए के मॉडल पर। टीआरएनए के 2 मॉडल होते हैं। एक मैंने ये जो आपको मॉडल दिखाया इस तरह से, ये आपको उल्टा एल की तरह लग रहा है, ठीक है। एक तो उल्टे एल की तरह एक मॉडल होता है आरएनए का, यानी कि टीआरएनए का, और एक होता है क्लोवर लीफ यानी लौंग के पत्ते की तरह। तो दोनों मॉडल को ज़रा सा हम लोग देख लेते हैं। आपको समझ में आ गया टीआरएनए का क्या कार्य है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, टीआरएनए का ये एक मॉडल है जिसको हम 2D मॉडल भी कहते हैं। RW हॉले के द्वारा 1964 ईस्वी में दिया गया ये मॉडल। इसे तिपतिया पत्ती मॉडल भी कहते हैं, यानी क्लोवर लीफ मॉडल भी। क्लोवर लीफ यानी लौंग की पत्ती की तरह ये स्ट्रक्चर कुछ दिखता है। तो देखिए, आपके सामने ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 2 टीआरएनए, एक ये टीआरएनए है और एक ये टीआरएनए है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पर बार बार क्या है कि ये आपस में फोल्ड किए हुए हैं, मुड़े हुए हैं, यहाँ पर लूप बनाया हुआ है, देख रहे हैं आप। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, एक रज्जुक आरएनए है, वो कभी कभी मुड़कर आपस में बेस पेयरिंग कर लेते हैं। आपस में क्या कर लेते हैं, इस तरह से बेस पेयरिंग कर लेते हैं। और ये किस में पाया जाता था, मैंने आपको बताया था वहाँ के टीआरएनए और टीआरएनए और आरआरएनए में। आरआरएनए में, एमआरएनए में ये कभी भी नहीं होता है, इस तरह का फोल्डिंग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक टीआरएनए, ये एक टीआरएनए। यहाँ पर देखिए ये जो लूप है, इस लूप पर देखिए एंटी कोडोन है UCA, और ये mRNA है, यहाँ पर कोडोन है। ये क्या है, कोडोन, एक कोडोन। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए पर क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, इस पर क्या है, एंटी कोडोन है। तो ये AGU है, तो इस पर UCA है। और ये टीआरएनए एक खास अमीनो अम्ल को लेकर के आ रहा है, साइरिन को। उसी तरह यहाँ पर mRNA पर UAC है, तो टीआरएनए पर AUG है, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक एक दूसरे का। पूरक कैसे बनता है, तो एडेनिन के सामने हमेशा यूरासिल आता है और ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन आता है। तो ये टीआरएनए आ गया टायरोसिन अमीनो अम्ल को लेकर इस mRNA पर। तो इस पर एंटी कोडोन है, इस पर कोडोन है। तो टीआरएनए का ये जो मॉडल है, इसको हम लोग 2D मॉडल या RW हॉले मॉडल भी बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म से अमीनो अम्ल को पकड़ करके लाएगा। तो एक टीआरएनए किसी एक खास प्रकार के क्या अमीनो अम्ल को लेकर आएगा, यानी अमीनो अम्ल और टीआरएनए एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, या एक दूसरे के लिए बने होते हैं। ये सिर्फ एक दूसरे के लिए बने होते हैं, सातों जन्म तक साथ निभाते हैं। समझ में आ गई बात। ये अगर साइरिन से अगर इसकी शादी हुई है तो ये टायरोसिन को बुलाने कभी नहीं जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, ये पति है और ये पत्नी है। अच्छा, सही बात है। तो ये 2D मॉडल हो गया, RW हॉले के द्वारा दिया गया, क्लोवर लीफ मॉडल भी कहते हैं। एक और मॉडल होता है जो 3D मॉडल, उसको हम लोग कहते हैं। असल में वही जो है वो मेन मॉडल है, असल में स्ट्रक्चर जो है वो 3D मॉडल में ही होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 3D मॉडल को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो टीआरएनए का जो ये मॉडल है 3D मॉडल, ये SH किम और एक क्लक के द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार जो टीआरएनए होता है वो उल्टे एल आकार का होता है, देख सकते हैं आप। ये एक एल, ये एक टीआरएनए और ये एक टीआरएनए, ठीक है। यहाँ पर लूप बने हुए हैं और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये आपको कैसा दिख रहा है, तो इसको आप जब देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, यानी कि आपको इस तरह से दिख रहा है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा था तभी, तो ये कौन सा मॉडल है, ये 3D मॉडल है जो इन्वर्टेड एल की तरह होता है। अगर एल ऐसा है तो इन्वर्टेड एल कैसा होगा, ऐसा होगा। उल्टा एल कैसा होगा, ऐसा होगा। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर टीआरएनए का देखने को मिल रहा है। इसे 3D मॉडल बोलते हैं, जो SH किम और एक क्लक के द्वारा दिया गया था। उल्टे एल आकार का काम वही करेगा, किसी खास अमीनो अम्ल को बुलाने का।
समझ में आ गई बात। तो ये हो गया tRNA का कार्य, उसका स्ट्रक्चर और उसके मॉडल। अब हम लोग चलते हैं, एक और RNA बचा हुआ है जिसको राइबोसोमल RNA कहते हैं, इसको ज़रा सा हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो राइबोसोमल RNA के बारे में छोटी सी बात है, ज़रा सा हम कर लेते हैं। तो राइबोसोमल RNA क्या है कि कुल 80% कुल RNA का 80% जो RNA है वो क्या होता है, वो राइबोसोमल RNA ही होता है सबसे ज़्यादा। लंबाई की बात करें तो सबसे छोटी होती है इसकी लंबाई, mRNA से और tRNA से भी छोटी है जो है इसकी लंबाई होती है। तो सबसे छोटी है ना, बोलते हैं सबसे छोटी लंबाई, सबसे छोटी लंबाई में ये सबसे छोटा होता है, ठीक है। अब देखिए राइबोसोमल RNA का काम क्या है। तो राइबोसोमल RNA कुछ प्रोटीन के साथ मिलकर, राइबोसोमल RNA कुछ प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं ये, तो ये बनाते हैं राइबोसोम के यूनिट बनाते हैं, राइबोसोम के यूनिट। हम लोगों ने देखा कि राइबोसोम में 2 यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है और एक बड़ी यूनिट होती है। तो ये दोनों ही जो यूनिट बने हुए हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, वो राइबोसोमल RNA, यानी जो राइबोसोम है जिसको प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग बोलते हैं, है ना। तो जो राइबोसोम है वो किससे बना हुआ है, तो वो rRNA से और साथ में कुछ प्रोटीन से मिलकर इसके दोनों ही यूनिट बने हुए हैं। ये स्मॉलर यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो RNA और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA वो है जो राइबोसोम बनाने का काम करता है, राइबोसोम के सब यूनिट्स को बनाने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है राइबोसोमल RNA। तो इसका मेन यही कार्य है। और राइबोसोम जो है वो स्थल है क्या चीज़ का, तो प्रोटीन बनाने का। यानी यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन बनता है। यहाँ पर mRNA लग जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से tRNA लग जाएगा। आपको पहले भी बताया मैंने, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, समझ में आ गई। तो राइबोसोमल RNA के बारे में बस इतना ही था। तो चलिए हमारा जो आज का ये टॉपिक था, जो जिसके बारे में हम लोगों ने RNA के बारे में कंप्लीट स्टडी किया है ना। हम लोग DNA के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, RNA के बारे में कम जानकारी रखना चाहते हैं, लेकिन RNA भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना DNA है, ठीक है। तो चलिए आज का ये क्लास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। गुड बाय।